नमस्कार दोस्तों, सत्ता पर सबसे बड़ा इल्जाम क्या लगता है? यही ना कि सत्ता मनमानी करती है, पावर का गलत इस्तेमाल करती है, नियम कानून संविधान हर बात की अनदेखी कर अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ साजिश करती है, उन पर शिकंजा कसती है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अगर सत्ता अपने सबसे बड़े विरोधी, अपने राजनीतिक दुश्मन नंबर 1 का बाल भी बांका ना कर पाए, तो आप सत्ता की बेचैनी, उसकी कसमसाहट समझ सकते हैं। यही बेचैनी, यही कसमसाहट मौजूदा वक्त में शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भीतर है, क्योंकि अपने नंबर 1 पॉलिटिकल एनिमी, राजनीति के अपने नंबर 1 दुश्मन राहुल गांधी का वो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी पर शिकंजा कसने की कोशिश जरूर की गई है। असम में दर्ज एफआईआर के जरिए सत्ता की ये बेचैनी राहुल गांधी पर आजमाए जा रहे उनके हथकंडों को आज आपको पूरी तरह बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि सर्वशक्तिमान सत्ता आखिर राहुल गांधी का कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रही है। क्योंकि ऐसी कोशिशें साल 2014 से लेकर अब तक एक नहीं दर्जनों बार दर्जन तरीके से अलग अलग और देश के अलग अलग हिस्सों में की गई। राहुल गांधी के खिलाफ दर्जनों केस किए गए। इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के तो टारगेट नंबर 1 नजर आते हैं राहुल गांधी। पेगासस के जरिए जासूसी तक का जिक्र आया, लेकिन सत्ता अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पा रही है। राहुल गांधी की धन दौलत, किसी काल्पनिक गर्लफ्रेंड के नाम पर राहुल गांधी के चरित्र और अमेरिका, चीन जैसे देशों के नाम को लेकर राहुल गांधी के व्यवहार के आश्रय, हर तरीके से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश हुई, अभी भी हो रही है और शायद आगे भी होती रहेगी। नेशनल हेराल्ड के जिस मामले में साल 2022 में ईडी ने पूरे दिन, 5 दिन लगभग और 55 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ की, वहां भी ईडी के हाथ कुछ लगा नहीं, क्योंकि करोड़ों के गोलमाल का आरोप लगाने वाला है सत्ता की सबसे तेज जांच एजेंसी। तेज का मतलब यहां आप विपक्षी नेताओं पर बाज की तरह झपटने वाला ही समझिए। इससे ज्यादा तेज के खाते में ईडी के पास कुछ है नहीं। कन्विक्शन रेट सुनकर तो आप चौंक ही जाएंगे, बमुश्किल 1%। तो प्रधानमंत्री मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह की ऐसी तेज ईडी को राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं मिला, क्योंकि राहुल गांधी के पास यंग इंडिया के 100 रुपए वाले मूल्य के 1900 शेयर हैं, जिनकी कीमत 1,90,000 रुपए है। यह जानकारी उन्होंने 2014 में अपने चुनावी हलफनामे में दी थी। राहुल गांधी को ईडी और इनकम टैक्स के जरिए घेरने के बाद भी सत्ता का मिशन नाकाम क्यों हो रहा है, ये आप राहुल गांधी की दौलत के बारे में जानकर खुद ही समझ जाएंगे। राहुल गांधी ने पूरी दौलत का हिसाब भी आज आपको हम बताएंगे, कितनी दौलत उनके पास में है, सब कुछ समझाएंगे। लेकिन पहले असम से राहुल गांधी को घेरने की जो लेटेस्ट चाल चली गई है, उसे परख लेते हैं। राहुल गांधी के एक बयान को लेकर उनके खिलाफ असम के गुवाहाटी में गैर जमानती धारा में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर कराने वाले हाईकोर्ट के एक वकील मनोजीत चेतिया नाम के शख्स हैं। जाहिर है कि मकसद एक ही है, राहुल गांधी को किसी भी तरह सलाखों के पीछे पहुंचाना और राजनीति से दूर रखना। एक अकेला सब पर भारी, ये हुंकार भरने वाली सत्ता एक पूरे 11 साल से अपनी पूरी ताकत और संसाधनों के जरिए एक अकेले राहुल गांधी को घेरने में जुटी नजर आती है, लेकिन हर बार नाकाम होती है। राहुल गांधी इस बात को समझ भी रहे हैं, सत्ता की मंशा को खूब अच्छी तरह से पहचान रहे हैं, लेकिन जिस तरह सत्ता राहुल गांधी का पीछा नहीं छोड़ रही, उसी तरह राहुल गांधी विपक्ष के नेता की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ने वाले। राहुल गांधी अटैक भी घुमा फिराकर नहीं करते, छोटे मोटे प्यानों पर नहीं करते। राहुल गांधी के अटैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिजनेस टाइकून गौतम अडानी, नरेंद्र मोदी के चाणक्य अमित शाह और सत्ता की विचारधारा के गढ़ आरएसएस और उनके प्रमुख मोहन भागवत पर बिल्कुल सीधे और तीखे होते हैं। सत्ता राहुल गांधी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है, ये तो एक बात है, लेकिन सत्ता की असल बेबसी और बेचैनी आप इस बात से समझिए कि वो राहुल गांधी को सीधे सीधे निशाने पर भी नहीं ले पाती है। उसे दाएं बाएं से मुद्दा निकालना पड़ता है, लोग खड़े करने पड़ते हैं, जैसे असम में एक मामला दर्ज हुआ है। राहुल गांधी ने संघ प्रमुख पर सीधा और सबसे बड़ा हमला किया। संघ प्रमुख के इस बयान को देशद्रोह तक करार दिया और कहा कि अगर संघ प्रमुख ने ऐसा बयान किसी और देश में दिया होता
तो वो जेल की सलाखों के पीछे होते और उन पर केस चल रहा होता। संघ प्रमुख पर इतना तीखा बयान, वो भी संघ के प्रचारक नरेंद्र मोदी की सत्ता के दौर में, ये बात सत्ता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना करना चाहती है। सत्ता ने बर्दाश्त किया भी नहीं, लेकिन राहुल गांधी पर शिकंजा कसने के लिए सीधे एक्शन ना लेकर राहुल गांधी के बयान के हिस्से को आधार बनाया गया। यह इस बात का इशारा है कि अपने दुश्मन नंबर 1 राहुल गांधी के आगे सत्ता किस कदर बेबस है और राहुल गांधी को घेरने का हर कदम आखिर में सत्ता के गले की हड्डी ही बनता नजर आता है। पहले भी राहुल गांधी को जेल भेजने और उनकी संसद सदस्यता छीनकर उन्हें राजनीति से बाहर करने की कोशिश कई बार हुई, सफल भी हुए। उसे पूरे घटनाक्रम को आप सब ने देखा। बाद में जनता ने भी राहुल गांधी को एक नहीं 2-2 सीटों से संसद पहुंचा दिया। उस वक्त भी राहुल गांधी के सत्ता और कॉरपोरेट के गठजोड़ पर किए गए सीधे अटैक से निपटने के लिए पिछले दरवाजे से काउंटर किया गया था। इस बार असम में भी यही किया गया है। संघ प्रमुख ने आजादी को लेकर बयान दिया था। उनके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को देश को सिर्फ राजनीतिक आजादी मिली थी, जबकि देश को असली आजादी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही मिली थी। राहुल गांधी ने इसे आजादी की पूरी लड़ाई और शहीदों का अपमान बताया। लेकिन असम में राहुल गांधी पर केस इस बात के लिए नहीं है कि उन्होंने संघ प्रमुख को लेकर देशद्रोह और गिरफ्तारी की बात कर दी, बल्कि राहुल गांधी पर केस करने के लिए आधार उनके बयान के दूसरे हिस्से को बनाया, जहां राहुल गांधी के बयान का संदर्भ कुछ और है। लेकिन संघ प्रमुख पर हमले से बौखलाई सत्ता को राहुल गांधी पर शिकंजा कसना ही था और मकसद पूरा करने के लिए माध्यम के सही गलत की परवाह सत्ता ने नहीं करी। राहुल गांधी पर असम में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो उस बयान पर हुई है जहां उन्होंने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस ने हर एक संस्थान पर कब्जा कर लिया है और अब हम बीजेपी, आरएसएस और स्टेट से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने स्टेट का जिक्र सत्ता के कब्जे वाली पूरी मशीनरी के संदर्भ में किया था, देश के संदर्भ में नहीं किया था। इस बात को उनके पूरे भाषण को सुनकर आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन जब मकसद क्लियर हो तो मतलब नहीं समझा जाता। राहुल गांधी ने वो बयान 15 जनवरी को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की एक मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान दिया था और उस पर फौरन ही बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी थी। वो प्रतिक्रिया वैसी ही थी जैसा बाद में असम में एफआईआर में दर्ज हुआ। असम बीजेपी और आरएसएस के लिए उन राज्यों में शुमार हैं जहां गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे चुनावी हिंदुत्व के प्रयोग हुए और राजनीतिक सफलता भी मिली। राहुल गांधी के आचरण के जरिए उन्हें घेरने के ऐसे करीब 1.5 दर्जन मामले चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी बेखौफ है और सत्ता के शिकंजे से बाहर है। तो इसका एक मतलब यह भी है कि कानून की बात तो छोड़िए, आम जनता भी इतनी समझदार है कि वो राहुल गांधी की बातों को आसानी से और अच्छी तरह से समझ जाती है। ऐसे ही पिछले दिनों और अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर भी जब राहुल गांधी ने बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा उठाया और सीधे सीधे अमित शाह को मोदी कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग शुरू की तो सत्ता बौखला गई। लेकिन सीधे कुछ कर पाने में नाकाम सत्ता ने संसद परिसर में धक्का मुक्की की स्टेज तैयार की और फिर राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई। शिकायत तो हत्यारे के तौर पर की गई थी। गनीमत है कि पुलिस ने वैसी कोई धारा लगाई नहीं, बच गए उस समय राहुल गांधी। उस धक्का मुक्की की हकीकत और चोटिल सांसदों की तबीयत की तस्वीरें भी आपने खूब देखी, जो सारी सच्चाई खुद ब खुद बयान कर देती है। धन दौलत के नाम पर ईडी, आईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को नाकामी क्यों मिलती है, इसका एक जिक्र हमने नेशनल हेराल्ड के केस में आपको बताया था। अब आप राहुल गांधी की पूरी आर्थिक हैसियत भी जान लो। ये 2024 में उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक 53 साल की राहुल गांधी के पास जेवर, जमीन, दुकान, नगद वगैरह मिलाकर कुल करीब 20 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति है। राहुल गांधी की इस दौलत की डिटेल में जाने से पहले एक बात खास तौर पर याद रखिएगा दोस्तों, कि जिस राहुल गांधी की बात हो रही है उसके पिता, दादी, परदादा सब देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उस नेहरू गांधी खानदान के वारिस के तौर पर सिर्फ 20 करोड़ के मालिक हैं।
राहुल गांधी जहां ना उनके पास अपना घर है, ना कोई निजी गाड़ी है, पिछले 5 साल में उनकी दौलत में करीब 5 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। राहुल गांधी के पास 55,000 रुपए नगद हैं और 26,25,000 रुपए के 2 बैंक खातों में जमा। उनके पास 25 कंपनियों के शेयर हैं, जिनमें उनके 4.33 करोड़ रुपए जमा हैं। इसके अलावा 7 म्यूचुअल फंड्स में 3.81 करोड़ रुपए हैं और करीब 15 लाख रुपए के गोल्ड बॉन्ड भी हैं। बीमा करवाने के लिए करीब 61,52,000 रुपए जमा किए हैं। 4,20,000 के सोने और अन्य तरह के आभूषण हैं। इस तरह राहुल गांधी की कुल संपत्ति 9.24 करोड़ रुपए ही है। करीब 11 करोड़ 15 लाख रुपए की अचल संपत्ति है, जिसमें दिल्ली के मेहरौली के सुल्तानपुर गांव में खेती की 2 जमीनें हैं। उनकी बहन प्रियंका भी उसमें पार्टनर है। गुरुग्राम में 5,538 वर्ग फीट का ऑफिस स्पेस है, जिसकी मौजूदा कीमत करीब 9 करोड़ रुपए है। तो अब आप समझ गए होंगे कि राहुल गांधी की कमाई का जरिया क्या है, उनकी कुल कमाई क्या है और कितनी है। राहुल गांधी अमेरिका और ब्रिटेन में पढ़े हैं, बिजनेस और कॉर्पोरेट की अच्छी समझ रखते हैं। उस समझ का इस्तेमाल कर राहुल गांधी शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से तो अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन किसी बिजनेस मैग्नेट से हाथ मिलाते उनकी कोई तस्वीर शायद ही आपने देखी होगी। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर तो राहुल गांधी संसद तक बाहर से लेकर अंदर तक दिखा चुके हैं और यही सब सत्ता की कसमसाहट है। 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी ने यहां तक कह दिया था कि अडानी और अंबानी से राहुल गांधी ने क्या टेम्पो भर भर के पैसा लिया है। यह बयान शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेचैनी और कसमसाहट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन राहुल गांधी की तस्वीरें तो सिर्फ मोची, मैकेनिक, किसान, ट्रक ड्राइवर जैसे लोगों के साथ ही मिलती है। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के नाम पर भी राहुल गांधी की किसी कॉरपोरेट दिग्गज के साथ कोई तस्वीर सामने नहीं आई, क्योंकि राहुल गांधी उस शादी में शामिल हुए ही नहीं। जबकि बताया जाता है कि मुकेश अंबानी खुद न्योता देकर आए थे। लेकिन जिस लकीर पर राहुल गांधी चल रहे हैं, वही लकीर उन्हें सत्ता की नजर में दुश्मन भी बना रही है और वही लकीर राहुल का रक्षा कवच भी है। जिस राजनीति के हमाम में सब बेपर्दा नजर आते हैं, राहुल गांधी की लकीर उन्हें उस राजनीतिक हमाम से अलग करती है और यही सत्ता की सबसे बड़ी हार है, बेचैनी है, कसमसाहट है। जहां प्रधानमंत्री मोदी संसद में दम भरते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, वो 400 पार का नारा लगाते हैं, लेकिन एक अकेले राहुल गांधी अपनी राजनीतिक लकीर पर चलते हुए मोदी के नारे पर भारी पड़ चुके हैं। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने अपनी लकीर को नई मजबूती दी है, तो सत्ता की बेचैनी भी बढ़ा दी है। नतीजा 1 महीने के अंदर राहुल गांधी पर दिल्ली के असम तक 2 FIR हो चुकी हैं। क्या राहुल गांधी की लकीर को छोटी कर पाएंगी सत्ता? सोचिएगा और समझिएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि ये लोकतंत्र आपसे ही बना है, आपके लिए बना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, इस जानकारी भरी खबरों को लगातार देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए, कमेंट करिए, ताकि हम आपके लिए कुछ ज्यादा जानकारी भरी खबरें लाते रहें। नमस्कार।